हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों आपको सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपने वो वीडियो नहीं देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वहां पर हमने एक्सरसाइज 1.1 को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया था, यानी पहले प्रश्न से। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत बिल्कुल हमने वहां पर पहले क्वेश्चन से की थी, तो बहुत ज्यादा दम भरा था उस क्वेश्चन में। ये जितने भी हमने क्वेश्चन कराए थे तो वहां पे हर चीज को बिल्कुल कॉन्सेप्ट सहित उठाया था। अगर आपने वो शुरू के 2 या 3 प्रश्न मैंने कराए थे, अगर वो समझ लिए हैं तो फिर आगे के सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को, अगर आपने उसको नहीं देखा तो इस वीडियो को आप यहीं पर क्लोज कीजिए, पहले आप उस वीडियो को देखिए। अगर आप वाकई में इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डीपली विद कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है। ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। हमारे चैनल की ये खासियत रहती है कि हम जो भी एक्सरसाइज कराते हैं पहले उस एक्सरसाइज की बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको देते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं हर चीज़। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि सर आपका कॉन्सेप्ट समझ के हम एक्सरसाइज खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ रहेगी आगे तक, टेंशन मत लीजिए। बीच बीच में बच्चों किसी दिन वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पाती है, थोड़ा सा दिक्कतें रहती हैं, लेकिन आप लोगों का बैच न्यू शुरू हुआ है, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हम आपको समय से पहले सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल शांति के साथ, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत क्लियरिटी के साथ। तो आपको फिक्र मत कीजिए करिए। किसी दिन वीडियो प्रोवाइड नहीं होती, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा है ना बच्चों, थोड़ा सा कि जो है अभी जो क्लास 12 वाले बच्चे हैं अभी उनका एग्जाम नहीं हुआ है, तो आपके बड़े भाई बहन हैं, आप लोग खुद समझते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे हमसे पूरे साल पढ़े हैं और उनके एग्जाम टाइम में थोड़ा सा उनको ज़्यादा हम टाइम देते हैं, थोड़ा सा आपको कम दें तो अभी कोई समस्या नहीं है। बट आप बिल्कुल भी टेंशन मत लिया कीजिए कि किसी दिन वीडियो आई है या नहीं आई थी, उसको लेकर टेंशन बिल्कुल आपको नहीं लेनी है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आफ्टर सम टाइम मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड खैर करूंगा, उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन, आप दिमाग से इस टेंशन को बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि एक दिन किसी दिन वीडियो नहीं आ रही है, कोई टेंशन नहीं लीजिए। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराएंगे। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अवेलेबल है, जब आपका मन करे तब देखिए, ठीक है। ऐसा कोई है नहीं कि 2 दिन वीडियो नहीं मिली या फिर 2 दिन वीडियो आप नहीं देख पाए तो वीडियो हट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे साल भर जब तक आपके पेपर नहीं होंगे वीडियो आपके सामने रहेंगी, जब मन करे 24/7 आप उनको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिक्र मत किया करिए, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत इत्मीनान से कराएंगे, यहाँ कोई ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हो। पुरानी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, हमने सिर्फ 6 महीने में पूरे क्लास 12 का सिलेबस सबमिट कर रख दिया था और बहुत क्लियरिटी के साथ, बहुत शांति तरीके से कराया, कोई ऐसा नहीं जल्दी जल्दी करा दिया हो। आप लोग पुरानी वीडियो पढ़ी हैं, सभी चैप्टर की देख भी सकते हैं जाके, ठीक है। कुछ दिन बाद ये प्राइवेट हो जाएंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं, मॉडल पेपर भी करा रहे हैं, अनशॉर्ट पेपर भी कराना, सारी चीज़ कराई है, ठीक है। तो आप 6 महीने में मैं इतना करा सकता हूँ, तो मैं आपको अभी 10 से 11 महीने में कितना करा सकता हूँ, आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आप समझदार हैं, ठीक है। तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप हमसे मैथ पढ़ रहे हैं तो, ठीक है बच्चों। अगर आपको नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, पिछले साल के पेपर चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, पूरे वीडियो लेक्चर चाहिए, तो बच्चों आपको सिर्फ 1 साल की 400 रुपये फीस करनी है पे एक बार, उसके बाद आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो 8923824554 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप या कॉलिंग के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत बेहतरीन हम तैयारी कराने वाले हैं। इसके लिए आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 400 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी पूरे साल की। इसके बाद 1 भी रुपया पे नहीं करना है, या 1.5 रुपये पर डे भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत कम फीस रखी है हमने, क्योंकि हमसे हर वर्ग का बच्चा पढ़ सके, हर वर्ग का, जिसके पास पैसे नहीं है कम से कम फीस में, इसलिए हमने फीस कम रखी है कि सभी बच्चे हमसे पढ़ सकें, ठीक है। कोई हाई फाई फीस हमारी नहीं है, लेकिन पढ़ाने की अगर आप हमें क्वालिटी देखेंगे तो आप लोग खुद दीवाने हो जाएंगे, इस बात को हम आपसे कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, और रेगुलर वीडियो को देखा करो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। मैं अभी शुरुआत, बैच नया शुरू हो रहा है, तो मेरी बातों पर गौर दिया करो। मैं ऐसे ही नहीं यहाँ पे खड़े होकर 2 मिनट बोलता हूँ, उनमें कुछ ना कुछ छुपा होता है आगे तक के लिए संदेश, ठीक है। तो मेन है कि हमारा भी बैच नया शुरू हो रहा है। सबसे मेन बात यह है कि मैं आपको बता दूं, एक तो आप फॉर्मूले की कॉपी बना के चलिएगा अभी से, नोट्स वगैरह। दूसरा, वीडियो बिल्कुल भी एक भी बीच में स्किप मत किया करो और ना मिस किया करो। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो पता नहीं मैं कहाँ क्या चीज़ बोल जाऊँ और वो आगे तक के लिए आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। दूसरा, वीडियो मिस मत कीजिए। अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको मैं इस बात की
मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको किसी भी सवाल का कोई भी पॉइंट बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता है। उस लेवल से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल भी नए बच्चे हो, मैं समझ सकता हूँ, आपने मुझसे पहले नहीं पढ़ाया तो आपके दिमाग में अजीब अजीब सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन लाजिम है आपके दिमाग में सवाल उठना, लेकिन मैं उन सभी सवालों को बिल्कुल जीरो लेवल पे लाकर छोड़ दूंगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे के प्रश्नों को। बहुत क्लियरिटी के साथ पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी फिक्र करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी आपके छोटे भाई बहन या वो भी 11th में हैं या जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करो या फिर उन्हें बताया करो कि बहुत कम फीस में बहुत बेहतरीन हम तैयारी यहाँ पर करा रहे हैं। जिन लोगों के सामने समस्या पैसे की रहती है, वो कम पैसे में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस बात को शेयर किया करो, है ना। तो हमने आपको बच्चों चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें से हम आपको 3 पार्ट करा चुके हैं, 2 पार्ट और बचे हैं। आज उन्हें हम देखते हैं बच्चों, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर आज लिख देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वतुल्य की कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर। सममित की कंडीशन है बच्चों फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। संक्रामक, इसकी कंडीशन है बच्चों फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस आप ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर पहले से लेके लास्ट तक सवाल तक यही सब कुछ कराने वाला हूँ। बिल्कुल घोल के पिला दूंगा एक्सरसाइज को, ठीक है। आप लोग पढ़ा दोगे, ऐसा पढ़ा दूंगा मैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन पढ़ाना मत भाई साहब, ऑनलाइन ध्यान रखना, ऑफलाइन पढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पहला सवाल देखिए बच्चों क्या है। पहले का तीसरा सवाल तो हमने करा दिया था, चौथा सवाल आज हम कराने वाले हैं। पहले का चौथा सवाल है प्यारे। देखिए क्या कहा है, सवालों को पढ़ना बेहद जरूरी है, ठीक है। मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि आपको जो सवाल हैं वो स्क्रीन पर दिखाना स्टार्ट कर दूं। देखिए इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है और आप समझते हैं कि टाइम की शॉर्टेज है, तो सारी चीज़ें दिक्कत ये रहती हैं। तो मैं धीमे धीमे सारी चीज़ें इंप्रूव कर दूंगा। आपको बिल्कुल भी, देखिए अगर आप मुझसे मैथ पढ़ रहे हैं तो सबसे एक चीज़ कि आपको फिक्र नहीं करनी है बिल्कुल भी। मैं सब कुछ ऐसा करा दूंगा कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। फिक्र मत कीजिएगा बस। देखिए चौथा सवाल क्या है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, हमें समुच्चय दे रखा है z, और z क्या होता है, पूर्णांक, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहां जो समुच्चय दे रखा है बच्चों हमें, वो क्या दे रखा है, z है। यानी समुच्चय a बराबर क्या है, समुच्चय इसको हम a मान लेते हैं, a बराबर हमें दे रखा है z, और z क्या होता है बच्चों, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं। यानी हम इसे ये भी कह सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -2 -1 0 +1 +2 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। ये सब संख्याएं इस z के अंदर यानी पूर्णांक होती हैं। बस नेगेटिव नंबर कोई नहीं आता है पूर्णांक के अंदर, ठीक है। पूर्णांक का है ना, पूर्ण कहाँ है या पूर्णांक कहाँ है, सॉरी z क्या है, पूर्णांक है। तो आप पूर्णांक है तो ठीक है, पूर्णांक में कोई भी बस जो है आपका नेगेटिव नंबर नहीं आता है, ठीक है बच्चों। पूर्णांक इंटीजर जिसे हम बोलते हैं, पूर्ण नंबर होना चाहिए अपने आप में। 2.3 2.1 ऐसा नहीं हो चाहिए, या तो 2 हो या 3 हो या 1 हो, पॉइंट नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब नंबर इस z के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे बोल रहे हैं हमें एक रिलेशन दे रखा है, संबंध क्या है, देखिए बच्चों संबंध हमें दे रखा है r इज इक्वल टू व्हाट, x, y such that x, y such that x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर एक पूर्णांक है। एक क्या है, पूर्णांक, ठीक है। ये है बच्चों रिलेशन, और हमें ये बताना है कि ये स्वतुल्य है क्या, संबंध है, संबंध जो है स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए फिर समझ लीजिए, किसी भी सवाल को करने के लिए इस एक्सरसाइज को हमें 2 चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए सेट, वो सवाल में हमें दिया होगा, एक हमें चाहिए रिलेशन,
वो भी हमें सवाल में दिया हुआ। ठीक है, तो दोनों चीज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। सेट भी हमारे पास अवेलेबल है और समुच्चय भी हमारे पास अवेलेबल है। अब ये जो समुच्चय, ये जो रिलेशन दे रखा है, ये जो हमें दे रखा है समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है, इसे हम जो है तालिका फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से हम एक रिलेशन बनाएंगे और उस रिलेशन के अंदर क्रमितीय गुण आएंगे और वही क्रमितीय गुण आएंगे जो इस रिलेशन का पालन कर रहे होंगे। हमें रिलेशन पर फोकस करना है। रिलेशन क्या है हमारा कि हमें x और y ऐसे पूर्णांक लेने हैं कि x में से जब हम y को घटाएं तो जो रिजल्ट आए, x और y दो पूर्णांक हमें ऐसे लेने हैं कि जब x में से हम y को घटाएं तो जो रिजल्ट निकल के आए वो भी एक पूर्णांक ही होना चाहिए। ये है रिलेशन। ठीक है, और x और y दोनों ही क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक है, तो x भी हमें पूर्णांक लेना है, यानी इसी में से कोई भी लेना है, y भी हमें पूर्णांक लेना है और फिर x में से y को घटाना है। घटाने के बाद जो भी आंसर आएगा, अगर वो भी एक पूर्णांक है तो इस रिलेशन में आएगा, अगर वो पूर्णांक नहीं है तो इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? आ जाइए। तो कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक कुछ भी ले सकते हैं आप। ध्यान रखिएगा पॉइंट वाली संख्या ना हो, क्योंकि वो पूर्णांक नहीं होती है। चलिए, तो देखिए बच्चों, आप सोचिएगा। ठीक है, मैंने कुछ भी ले सकता हूं, मैं x और y की जगह कोई भी पूर्णांक ले सकता हूं। जैसे मैंने x की जगह लिया 1 और y की जगह लिया वो भी 1 ले सकता हूं, क्योंकि दोनों ही पूर्णांक हैं। तो x का मान लिया 1, वो भी पूर्णांक है, y का मान लिया 1, वो भी पूर्णांक है। अब रिलेशन क्या कह रहा है कि भैया x में से y को घटाओ, यानी x का मान भी 1 और y का मान भी 1, इसको घटाओ तो क्या आएगा, 0। जो रिजल्ट आ रहा है बराबर में, क्या वो भी एक पूर्णांक है? तो 0 पूर्णांक होता है भाई, है। तो ये क्या है, बिलोंग्स टू z, ये पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1,1 R के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि 1,1 इस रिलेशन का पालन कर रहे हैं कि भाई 1 में से 1 घटाएंगे तो जो 0 आ रहा है और वो एक पूर्णांक है और यही रिलेशन है। तो इस रिलेशन का पालन हो रहा है, और अगर रिलेशन का पालन हो रहा है, रिलेशन फॉलो हो रहा है, तो इसके अंदर ये आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही और क्या क्या ले सकते हैं, 1,1 आ सकता है, 2,2 आ सकता है, क्योंकि 2 में से 2 घटाऊंगा तो 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा। 3,3 आ सकता है, क्योंकि 3 में से 3 घटाऊंगा 0 आएगा, पूर्णांक है। 4,4 भी आ सकता है, क्योंकि 4 में से 4 घटाऊंगा, पूर्णांक है। ऐसे ही डॉट डॉट इन्फिनिट तक सभी आ सकते हैं या नहीं, ऑफ कोर्स आ सकते हैं। तो 1,1 2,2 डॉट 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 ऐसे ही आगे तक जितने भी नंबर हैं सब आ जाएंगे। ठीक है, सब आ जाएंगे ऐसे ही, कॉमा। फिर उसके बाद -1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि -1 में से जब -1 को घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 जो आएगा वो एक पूर्णांक है। तो -1 -1 आ सकता है, -2 -2 ले सकते हैं, एंड डॉट 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 -इन्फिनिट -इन्फिनिट। ऐसे ही प्लस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट तक आ सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना मेरी कहने का मतलब क्या है। ऐसे आपको x और y दो पूर्णांक लेने हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, -इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक जितने भी नंबर आ रहे हैं सब पूर्णांक के, बस पॉइंट नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम कोई भी ले सकते हैं, x की जगह भी y की जगह भी। तो हम 1,1 ले सकते हैं, x का मान भी 1, y का मान। देखिए मैं समझाने में टाइम ले रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे कि एक सवाल को मैं बहुत देर में करा रहा हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के ले रहा हूँ, क्योंकि सवाल में टाइम 2 मिनट में सवाल हो रहा हो उसे 4 मिनट में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में घुसना चाहिए, ये गारंटी है। मैं आपसे को पढ़ा रहा हूँ तो मेरी एक ही जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि मैं जो भी चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको आनी चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे फिर मुझे 1 घंटे में पढ़ाऊँ या 1 मिनट में। क्योंकि अगर आपके समझ में आ गई तो आप पेपर में जल्दी कराएंगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, कॉपी नहीं लिख रहा हूँ मैं बोर्ड की कि एक क्वेश्चन 5 मिनट में मैं कर रहा हूँ तो बोर्ड में भी 5 मिनट में करके आएंगे। नहीं, वहाँ आपको किसी को समझाना नहीं है, वहाँ सिर्फ खुद को आपको करना है, तो वहाँ आप टाइम कम लेंगे। यहाँ मैं आपको लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से अच्छा कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, तो टाइम लग रहा है। तो कभी भी दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं लाइएगा लास्ट तक के साथ थोड़ा टाइम ले रहे हैं। चीज़ों को अच्छे से समझना है तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अगर मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में यस जरूर लिख देना, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम x की जगह कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, y की जगह भी वही पूर्णांक ले सकते हैं, और घटाएंगे तो 0 आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है, वो एक पूर्णांक है। x का मान आप कोई भी पूर्णांक लो, y का मान आप कोई भी पूर्णांक लो, स्वतंत्र है, और फिर x में से y को घटाओ, घटाने के बाद जो आंसर आ रहा है वो भी पूर्णांक है,
तो इस रिलेशन में आएगा। तो ये देखिए, क्या ये हमने लिए एक्स वाई के मान घटाने पे क्या पूर्णांक मिल रहा है? मिल रहा है, तभी तो इसके अंदर आ रहा है। ऐसे ही और क्या क्या ले सकते हैं बच्चों हम? देखिए ऐसे ही 1,2 ले सकते हैं, क्योंकि 1 में से जब 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, वो एक पूर्णांक है। 2,1 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो वो भी पूर्णांक है। ठीक है, -1, -2 ले सकते हैं, क्योंकि -1 में से -2 घटाएंगे तो +1 आएगा, वो एक पूर्णांक है। -2,1 भी ले सकते हैं। ऐसे ही 1,3 ले सकते हैं, 3,1 ले सकते हैं, -1, -3 ले सकते हैं, और -3,1 ले सकते हैं। ऐसे ही डॉट इन्फिनिट तक बहुत सारे जितने भी नंबर हैं सब ले सकते हैं भाई। 1 के साथ जितने भी नंबर हैं हम सब ले सकते हैं। हम ये भी ले सकते हैं यहाँ पे कि 1,2, 1,3 डॉट अनंत तक, 2,2, 2,1 आ गया है, वैसे 2,1 है ना, हाँ आ गया है, 2,1 आ गया है, 1,2 भी वैसे आ गया है। ठीक है, एक बार लिखेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं, और 1,3 भी आ गया है। तो यानी चलो इसे लिखिए मतलब, ठीक है। आप इसको ऐसा करके यार ऐसा लिखो, मेरी बात मानो तो। देखो थोड़ा सा और समझिए, मैं सही से समझाने की कोशिश करूँ। देखिए 1,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है, 1,4 आ सकता है, ऐसे ही 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 डॉट इन्फिनिट तक सब आ सकते हैं। क्योंकि 1 में से आप किसी भी नंबर को घटाएंगे, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, रिजल्ट जो मिलेगा वो भी एक पूर्णांक ही आएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग, आई होप। ऐसे ही आगे तक, ठीक है। ऐसे ही 2,1 आ सकता है, 2,2 आ गया है, 2,3 आ सकता है, 2,4 आ सकता है, एंड डॉट इन्फिनिट तक आ सकते हैं। ऐसे ही 3,1 आ सकता है, 3,2 आ सकता है, डॉट इन्फिनिट तक, 4,1, 4,2 इन्फिनिट, 5,1, 5,2 इन्फिनिट तक आ सकते हैं, 6,1, 6,2 आ सकते हैं, 7,1, 7,2 आ सकते हैं इन्फिनिट तक, 8,1, 8,2, 8,3 डॉट इन्फिनिट आ सकते हैं। क्योंकि भाई इनको घटाइए आप, दोनों ही पल तो पूर्णांक हैं, और एक में से दूसरे को घटाइए, पूर्णांक ही मिल रहा है। तो सब आ सकते हैं भाई, सब आ सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी 2 पूर्णांक हों, आप एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाएंगे तो हमेशा आपको पूर्णांक ही मिलेगा। आप कुछ भी ले लीजिए जो आपका मन कर रहा हो, कोई भी 2 पूर्णांक ले लो, कोई भी 2 पूर्णांक ले लीजिए, अगर आप एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाएंगे तो हमेशा आपको पूर्णांक ही मिलेगा। ये बात आप नोट डाल के दिमाग में लिख लीजिएगा यहाँ पर कि दो पूर्णांकों का अंतर, पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक पूर्णांक होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो आप इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा दिमाग में, ठीक है, कॉपी पर भी। तो आप कोई भी 2 पूर्णांक लीजिए x और y की जगह पर, और उनको घटाइए, हमेशा रिजल्ट पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है। तो सब आ जाएंगे ऐसे इसमें, तो आपको सब लिख देने हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम चेक करेंगे यहाँ पर, ये बनाना जरूरी भी नहीं था, मैं आपको ये बात शुरू में ही बता सकता था, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली जब हम लिखते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं कि हाँ भाई ये हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया करके। मैं आपको शुरुआत में भी ये बात बता सकता था कि 2 पूर्णांकों को घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएंगे, और मैं यहीं पे बात खत्म करके आगे भी बढ़ सकता था। नहीं, आपको हर चीज़ में प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूँ कैसे हो रहा है, तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से दिमाग में आ रही होंगी। भाई मेरा टारगेट है आपको कि 100% दूँ, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आप मुझसे कितना % ले रहे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए समझिएगा प्यारे, सबसे पहले कोई भी एलिमेंट आप सेट में से ले लो, और फिर उसका उसी के साथ रिलेशन आर के अंदर है या नहीं ये चेक करना है। तो अगर मैं बात करूं पूर्णांक की, तो पूर्णांक के अंदर तो जितने भी नंबर है सब आते हैं पॉइंट वालों को छोड़ के, तो क्या उन सभी का आपस में खुद के साथ रिलेशन है? तो है। देखिए 1,1, 2,2, 1,1, 1,2, 1,3, कोई से भी 2 पूर्णांक ले लो, या 1,1, 2,2, 3,3, ये सब आ रहे हैं, तो हर एलिमेंट का अपने खुद के साथ में रिलेशन है। देखिए फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए है, 1 सेट ए का एलिमेंट है, तो 1,1 आर के अंदर है क्या? इंप्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू आर। चेक करो 1,1 है। ऐसे ही 2 सेट ए का है तो 2,2 आर में होगा,
3 सेट एक आए तो 3,3 आर में होगा है, -1 आर अगर आर में है, ए में है तो -1 आर में है, सब है, सभी के लिए इस नियम का, जितने भी पूर्णांक हैं सभी के लिए इस नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, कोई भी दो पूर्णांक देखो, कोई भी पूर्णांक लो उसका खुद में से ही घटाएंगे, कोई भी पूर्णांक ले लो उसे अगर खुद में से ही घटाओगे तो 0 आएगा, 0 एक पूर्णांक है। तो हर एक के लिए ये कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए जब सबके लिए फॉलो हो रही है, आपने चेक कर लिया तो अब आप यहाँ पे फॉर ऑल का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। भाई पूर्णांक अनंत होते हैं, लेकिन हमने किसी एक पूर्णांक पर यह नियम लिख के दिखा दिया और आगे फॉर ऑल लगा दिया। इट मींस दैट जितने भी पूर्णांक हैं उन सभी के लिए इस नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सममित की। सममित सिमेट्रिक की स्वतुल्य हो गया आपका, सममित की बात कर रहे हैं हम। सममित की कंडीशन देखिए क्या होती है कि a, b अगर r में है तो b, a भी r में होना चाहिए, दोनों ही चीजें r में देखते हैं। तो चेक कर लीजिए यहाँ पर 2,3 है r में, तो 3,2 भी r में है। और वरना आप देख लीजिए अगर 2,3 है, 2 में से 3 घटाएंगे पूर्णांक आएगा -1, और 3 में से 2 घटाएंगे तो +1 आएगा, वो भी एक पूर्णांक है तो इसके अंदर होगा, क्योंकि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के घटाते हैं तो पूर्णांक ही आएगा, और आएगा तो वो इसके अंदर मौजूद जरूर होगा। तो ऐसे ही आप 2,4 लो, -2 आएगा, एक पूर्णांक है इसमें है, तो 4,2 भी इसके अंदर जरूर होगा, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, वो एक पूर्णांक है तो वो इसके अंदर जरूर होगा। ठीक है, जरूर होगा। तो ऐसी सभी एलिमेंट के लिए इस नियम का पालन होगा। तो फॉर ऑल आप कोई भी एक लिख दीजिए, 2,3 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट 3,2 बिलोंग्स टू आर। इस कंडीशन को आपको लिख के दिखाना है पेपर में। आप चाहे तो ये वाली कंडीशन भी लिख के दिखा सकते हैं, a, b। मैंने आपको पहले पार्ट में ऐसे दोनों, मैंने आपको जो पहला वीडियो प्रोवाइड किया है उसमें मैं दोनों तरीके से सवाल कराए थे आपको। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या पेपर में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोग पहले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, हर सवाल में वो चीज़ नहीं करा सकता ना, टाइम ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः आर एक सममित, अतः आर एक सममित संबंध है। ठीक है, आर स्वतुल्य भी है, आर सममित भी है। अब आर संक्रामक की चेक करते हैं। देखिए संक्रामक के लिए तो देखिए आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। देखिए जैसे आपने लिया 2,1 आर में है भाई कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे आ जाइए। संक्रामक के लिए a, b आर में होना चाहिए पहले, b, c भी आर में होना चाहिए, तब हम चेक करेंगे क्या a, c भी आर में है। अगर है और ये सभी जितने भी क्रमित युग्म आर के अंदर आ रहे हैं उन सभी के लिए इस नियम का पालन हो रहा है, तो हम कह देंगे कि वो एक संक्रामक रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 2,1 आर में है, फिर 1,2 आर में है, 2,1 आर में है, 1,2 आर में है। इट मीन्स कि ये a और b हो गया और ये b और c हो गया। तो फिर a, c 2,2 भी आर में है क्या, तो 2,2 आर में है, तो क्लियर ना। 2,a, b यानी ये सेकंड वाली वैल्यू और इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, ऐसा लेने हैं आपको। तो a, b यानी 2,1 है, b, c यानी 1,2 है, तो फिर a, c 2,2 भी आर में होना चाहिए है। तो और चेक कर लीजिए किसी को, 3,1 आर में है, 1,2 आर में है, 3,1 a, b हो गया, फिर 1 b, c हो गया। देखिए a, b यानी 3,1 आर में है, b, c यानी 1,2 आर में है, तो फिर a, c 3,2 भी आर में होना चाहिए, तो 3,2 देख चेक कर लो, 3,2 आर में होगा। ऐसे ही आप किसी को भी चेक करिए, सभी पूर्णांकों के लिए ये वाली बात सत्य होगी। बस ये है कि यहाँ पर लिख के नहीं दिखाया जा सकता, बहुत सारे बनेंगे इनफाइनाइट, आप इसको सिर्फ सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर ऑल, किसी एक का एग्जांपल दे दीजिए कि 3,1 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट a, c यानी 3,2 भी बिलोंग्स टू आर है, और फॉर ऑल लगा दिया। इट मींस दैट कि इस आर के अंदर जितनी भी क्रमित युग्म आ रहे हैं उन सभी के लिए इस नियम का पालन हो रहा है। सही है, तो यहाँ लिखेंगे अतः
आर एक संक्रामक संबंध है। इज दैट क्लियर? तो आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। यही तीनों हमें चेक करने थे। अगर आपसे इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ लेता, क्या आर एक तुल्यता संबंध है, तो फिर हमारा जवाब होता हाँ, क्योंकि वह रिलेशन जो स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है और संक्रामक भी होता है, तो फिर वो एक तुल्यता भी होता है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो तुल्यता नहीं होता है। तुल्यता हमसे आगे जाके पूछा जाएगा, अभी नहीं पूछा है, बट मैं अभी से आपको बता के चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। आई होप थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन चीज़ों को देखिए, अभी हम ना 12th में नई प्रवेश किया है हमने, अभी हमें 12th के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं उम्मीद आपसे करूँगा कि आप अभी स्लो ही चलें तो बेहतर रहेगा। अगर आप फास्ट भागोगे तो गिर जाओगे, कोई फायदा नहीं है। फास्ट भागना तब चाहिए जब समय ना हो। समय है, चीज़ों को शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, बहुत आराम से पढ़िए। और ये जो पहला चैप्टर है ना, ये वाकई में आराम से ही पढ़ने वाला है, वरना भाई ये पहला चैप्टर पल्ले नहीं पड़ता है। आप मुझसे मत पढ़ो, पहले कहीं और जाके पढ़ो इस चैप्टर को, और फिर आप मुझसे आके पढ़ना, आप चौंक जाएंगे। इतना सिंपल आपको पढ़ाने वाला ऑफलाइन तो छोड़ो, आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा, ठीक है? उससे बेस्ट पढ़ाऊंगा। तो आपका ये क्लियर हो गया बच्चों। बस धैर्य रखिएगा, पेशेंस मत खोइएगा बिल्कुल भी। आपको धैर्य रखना है मेरे साथ में, तो सब कुछ मिलेगा। टाइम से पहले सब कुछ होगा, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा आगे तक के लिए, ठीक है? तो पहला सवाल आपका कंप्लीट। सिर्फ इन 3 कंडीशंस को याद रखिए, सेक्स ऐसे उड़ा दूंगा, सोच भी नहीं पाएंगे, ठीक है? अगला सवाल देखिए प्यारे। अगला जो सवाल है वो है आपका 5वां, और इस पहले सवाल का लास्ट पार्ट है, यानी फर्स्ट का 5th पार्ट हम इसको कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है थोड़ा लैंग्वेज वाला है, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में पूरा आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक? 5वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। किसी विशेष समय पर, कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, कोई विशेष टाइम है, कोई फिक्स कोई टाइम होगा स्पेशल, ठीक है? उस समय पर किसी नगर के वासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। यानी एक नगर है, कोई नगर होगा, उसमें एक गांव होगा, और गांव में कौन रहते हैं? व्यक्ति रहते हैं, लोग रहते हैं, ठीक है? तो ये बात कर रहे हैं किसी समय की, कि किसी समय पर एक नगर में, एक गांव में व्यक्तियों में कुछ रिलेशन था। एक नगर के गांव में के व्यक्तियों में एक संबंध था। क्या संबंध था भैया? कोई ना कोई संबंध होता ही है भाई। रिलेशन, जब गांव में कुछ लोग रहते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ आपस में संबंध रहता है। अब चाचा मामा फूफा भाभी उस पर मत चले जाइएगा, और भी रिलेशन होते हैं काम करने के, कि भाई हम दोनों एक कंपनी में काम करते हैं, तो हम में क्या रिलेशन है? कि हम में रिलेशन ये है कि हम दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, ये तो रिलेशन है। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, तो क्या रिलेशन है? हम दोनों में एक ही घर में रहने के लिए का ही तो एक रिलेशन है। समझ में आ रहा है? हम दोनों एक ही जगह पर जाते हैं, तो हमें रिलेशन क्या है? एक ही जगह पर जाना, यही तो रिलेशन है। समझ पा रहे हैं आप बातों को? यही रिलेशन है, और ऐसी ही बातें इस सवाल के अंदर आने वाली हैं, ठीक है बच्चों? ये भी रिलेशन हो सकता है कि भाई तुम अपने भाई से 4 साल बड़े हो, तो ये क्या एक रिलेशन है? समय का, डिफरेंस ऑफ टाइम का रिलेशन है, ठीक है? आप अपने भाई से 5 फुट छोटे हो, ये भी एक रिलेशन है। किसका? लंबाई का। आप अपने भाई से छोटे हो, या तुम्हारा भाई आपसे बड़ा है, तो ये एक रिलेशन है। ये सारी चीजें एक रिलेशन होता है, ठीक है? यही चीजें यहाँ पे हम बात करेंगे। तो पहला सवाल है, उसको लिख लेते हैं। 5वें सवाल के अंदर, पहले के 5वें भाग में 5 ही सवाल है, आइए समझते हैं। तो पहले के 5वें का ए पार्ट बात कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ हमें एक रिलेशन दे रखा है बच्चों, और ये हमें बताना है स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं है। तो आर हमें एक दे रखा है रिलेशन, क्या है कि x, y सच दैट, यानी x और y इस प्रकार हैं कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से समझिएगा, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करना है। कौन सा? किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है तो स्वतुल्य है। ए व्यक्ति का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के भी साथ रिलेशन होना चाहिए, अगर है तो सममित है।
ए व्यक्ति का बी व्यक्ति के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन है, तो फिर ए का सी के साथ भी रिलेशन होगा। अगर है तो संक्रामक है। बस 3 चीज़ों पर फोकस कीजिएगा, ऐसे सवाल खत्म कर दूंगा बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। देखिए हमें यहाँ स्वतुल्य सब में संक्रामक 3 चीज चेक करनी है। तो पहले हम बात करेंगे किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य, असतुल्य के लिए क्या होना जरूरी है कि एक एलिमेंट का खुद उसी एलिमेंट के साथ में अपने आप के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन क्या है ये बात ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर रिलेशन क्या है बच्चों, रिलेशन है कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये है रिलेशन। एक्स और वाई एक ही जगह, वो है रिलेशन। एक ही जगह पर एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करते हैं, एक ही जगह पर, ये है रिलेशन। समझिएगा, एक्स और वाई एक ही जगह पर, ये पॉइंट मेन है, एक ही जगह पर काम करते हैं, ये है रिलेशन। अब यही इसी पॉइंट पर हमें काम करना है। देखिए स्वतुल्य में एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन देखते हैं हम, देखते हैं नहीं देखते हैं तो बस आ जाइए। अब मुझे ये बताइए, अगर x एक जगह काम कर रहा है तो x, x किस जगह काम कर रहा होगा बताइए। भाई x है, x किसी एक कमरे में काम कर रहा है, तो x, x कहाँ काम कर रहा होगा, वो भी तो उसी कमरे में कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि x जो व्यक्ति है और x, x भी तो वही व्यक्ति है। x कोई 2 व्यक्ति नहीं है, वही x है जो काम कर रहा था रूम में, तो x, x भी उसी जगह पे काम कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? भाई मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं खुद कहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहीं तो पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे ही साथ रिलेशन है किसका, उसी जगह पढ़ाने का। तो एक व्यक्ति किसी कारखाने में काम कर रहा है तो वो व्यक्ति कहाँ काम कर रहा होगा, वो खुद वहीं तो काम कर रहा होगा, क्योंकि रिलेशन खुद के साथ देखना है, दूसरे को इन्वॉल्व इसमें नहीं करना है। क्योंकि स्वतुल्य में खुद के साथ रिलेशन करते हैं, काम रिलेशन देखते हैं। तो x अगर किसी जगह काम कर रहा है तो x, x भी उसी जगह काम कर रहा होगा, क्योंकि x, x जो है वो वही व्यक्ति है जो पहले वहां काम कर रहा था। ठीक है, अगर राम किसी कारखाने में काम कर रहा है तो राम कहाँ काम कर रहा है, उसी कारखाने में। राम उसी कारखाने में काम कर रहा है, क्योंकि राम वही है जो पहले राम था, कोई अलग व्यक्ति, 2 व्यक्ति नहीं है राम, 2 मत समझना, एक ही है। तो उसका खुद के साथ रिलेशन है। जब वो खुद वहां काम कर रहा है तो खुद भी वहीं तो काम कर रहा है, तो ये तो रिलेशन है, उसी जगह काम करने के तो रिलेशन है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लैंग्वेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ये भाषा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a implies that x बिलोंग्स टू r। डायरेक्ट ये लिख देनी है आपको, ठीक है। या आप थोड़ी सी हिंदी बनाकर भी लिख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी जगह काम कर रहा है x, तो x, x भी उसी जगह काम करेगा, ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। ये कंडीशन लिख दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे एक लाइन ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं कि x किसी जगह काम कर रहा है तो x, x भी उसी जगह काम करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, आप ये बात भी हिंदी में बना के लिखाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, और साथ में फिर ये कंडीशन और लिखाइएगा। ठीक है, आपका स्वतुल्य हो गया और यहाँ फॉलोअप लगा दिया। अब हम बात करेंगे सममित की। ठीक है, क्या सममित, ठीक है ना भाई। कोई व्यक्ति अगर किसी जगह काम कर रहा है, ए अगर किसी जगह काम कर रहा है तो ए तो उसी जगह काम कर रहा होगा, क्योंकि ए वही ए तो है, कोई अलग नहीं है, ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सममित के बारे में। तो सममित की कंडीशन क्या होती है, ए और बी दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर ए जो है और ये ए है, ये तीनों एक ही चीज है, वही व्यक्ति है, ये ए अलग नहीं है। लेकिन यहाँ ए और बी अलग अलग हैं। ए बी अगर किसी जगह है तो बी ए भी उसी जगह होना चाहिए, ये तो रिलेशन है। रिलेशन क्या है, एक ही स्थान पर। तो आप ध्यान दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, वो किसी कारखाने में काम कर रहे हैं। तो भाई ए और बी किसी एक जगह काम कर रहे हैं तो बी और ए कहाँ काम कर रहे होंगे, वो भी तो वहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उनका क्रम ही तो बदल दिया है। क्रम बदलने से वो जिस जगह काम कर रहे थे वो जगह नहीं बदल जाएंगी। ए और बी किसी कारखाने में काम कर रहे हैं,
भाई ए और बी दो व्यक्ति हैं, वो किसी कारखाने में जाते हैं काम करने, और एक कारखाने में काम कर रहे हैं। वो ये शर्त जरूरी है कि वो एक कारखाने में काम करने चाहिए, तब हम चेक करेंगे उनका रिवर्स। तो अगर ए कॉमा बी किसी एक कारखाने में काम करते हैं, तो आप मुझे खुद बता दीजिए बी कॉमा ए कहाँ काम कर रहे होंगे? तो वो भी तो उसी कारखाने में कर रहे होंगे ना, उसी जगह पर, तो बस उसी स्थान पर। यही तो रिलेशन है। राम और श्याम किसी फैक्ट्री एक्स में काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा, राम और श्याम किसी फैक्ट्री एक्स में काम कर रहे हैं, तो श्याम और राम कहाँ काम कर रहे होंगे? वो भी तो उसी फैक्ट्री एक्स में ही काम कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे? क्योंकि राम और एक्स और राम और श्याम बोल दो, या श्याम और राम बोल दो, है तो वही व्यक्ति, बस उनका आगे पीछे क्रम ही तो बदल गया है, काम तो वही कर रहे होंगे ना। इज दैट क्लियर ना? ओके। अगर आप और आपके भाई एक घर में रहते हैं, तो आपके भाई और आप कहाँ रहते हैं? अरे यार उसी घर में तो रहते हैं, तो उसी जगह पर रिलेशन आ रहा है ना निकल के, एक ही स्थान पर। समझ में आया? तो बस है क्या सम्मित। तो आप यहां लिख सकते हैं फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू r, और फॉर ऑल सभी के लिए फॉलो करता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं कि x, y अगर किसी एक जगह पर काम करते हैं तो y, x भी तो उसी जगह काम करते होंगे, भी उसी जगह काम करते हैं होंगे, काम जरूर करते होंगे, ये लिख सकते हैं, काम जरूर करते होंगे। ठीक है, ये बात आपको लिख देनी है बना के, तो और ये ऊपर कंडीशन लिख देनी है। देखिए अगर आप ये लाइन ना लिखे हैं तब भी सवाल ठीक है, बस ये थोड़ा सा ये ऊपर से मक्खन लग जाए और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा टीचर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब संक्रामक की बात कर लेते हैं भाई। तो संक्रामक के लिए देखिए क्या करेंगे, संक्रामक की कंडीशन पे आ जाइए आप। संक्रामक की कंडीशन क्या होती है कि अगर a, b आर में है, b, c आर में है, तो a, c भी आर में होना चाहिए। इट मीन्स दैट, मेरी बात समझिएगा, अब मैं आपको यहां से इस रिलेशन पे ला रहा हूं। सपोज 3 व्यक्ति हैं a, b, c, ओके, 3 व्यक्ति हैं a, b, c, a और b किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, a और b किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, और b और c भी किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो फिर a, c भी तो उसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, क्योंकि b एक ही कंपनी में काम कर रहा है, a के साथ भी उसी कंपनी में था और c के साथ भी उसी कंपनी में था, तो फिर a और c भी तो उसी कंपनी में होंगे या नहीं होंगे? भाई आप 3 भाई हैं, एग्जाम्पल लीजिए, आप 3 भाई हैं, आपका पहले भाई और नहीं, आप बीच वाले हैं, और आपसे एक बड़े हैं और एक आपसे छोटे हैं, 3 भाई हैं आप। तो बड़े भाई और आप बीच वाले दोनों एक घर में रहते हैं, और आप और आपका छोटे भाई जो है वो भी एक घर में रहते हैं, और आप एक ही घर में रहते हैं, 2 घर में नहीं रह सकते, ध्यान रखिएगा। तो आपके बड़े भाई और आप एक घर में रहते हैं, और आप और आपके छोटे भाई एक घर में रहते हैं, तो आपके बड़े भाई और आपके छोटे भाई भी तो एक ही घर में रहते होंगे, क्योंकि एक ही घर में तो आप रहते हैं। और जब जिस घर में आप अपने बड़े भाई के साथ रह रहे थे, उसी घर में आप अपने छोटे भाई के साथ रहते हैं, तो ऑफकोर्स फिर बड़े भाई और छोटे भाई भी उसी घर में रहते होंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बातें? तो बस समझ में आई चाहिए बस। तो संक्रामक में भी हम यही बात लिख देंगे, लिखना हमें ऐसे है, मेरा काम है समझाना, आप समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, तो यहां पर आप लिख देंगे फॉर ऑल कि अगर x और y किसी एक जगह काम कर रहे हैं, और y और z भी किसी एक जगह काम कर रहे हैं, ये 2 शर्तों का पालन होना जरूरी है, तब जाके हम तीसरी को चेक करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक शर्त का पालन नहीं हुआ तो तीसरी को चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर तो होगा ही नहीं संक्रामक। लेकिन संक्रामक के लिए हम ये मान रहे हैं कि x और y किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, और y और z भी एक जगह ही काम कर रहे हैं, तो x और y एक जगह काम कर रहे हैं, और y और z भी एक जगह काम कर रहे हैं, तो x और z ऑफकोर्स एक जगह काम कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे भाई? x, ये जो y है और ये जो y है, ये एक ही आदमी है, अलग अलग नहीं है। ये y और ये y एक ही है, तो ये जो y है x के साथ जिस जगह काम कर रहा है, तो ये y जिस जगह काम कर रहा है, y उसके साथ z जो है, मतलब जो ये y जो आदमी है, ये x के साथ जिस जगह काम कर रहा है,
यही वाई जेड के साथ उसी जगह काम कर रहा है, तो फिर ऑफकोर्स एक्स और जेड भी उसी जगह काम कर रहे होंगे। समझ पा रहे हैं ना आप? समझ पा रहे हैं? तो मतलब एक्स वाई के साथ एक्स और वाई आर से संबंधित है, वाई और जेड भी आर से संबंधित है, तो एक्स और जेड भी आर से संबंधित होंगे, क्योंकि संबंध क्या है? एक जगह काम करने का, एक ही स्थान पे काम करने का। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स और वाई एक जगह काम कर रहे हैं, वाई और जेड एक जगह काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक्स और जेड भी एक जगह काम कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर ना? चलिए यहाँ लिख देंगे, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, देखिए आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, रिलेशन पर फोकस करना है कि रिलेशन है क्या। रिलेशन है एक्स और वाई एक ही जगह काम करते हैं, तो ये एक ही जगह काम करना, इस चीज़ को हमें हर जगह लेके चलना है। ठीक है, तो ये पहला इसका पार्ट था 5th का ए। अब सेकंड की बात करेंगे। सेकंड में हमें क्या दे रखा है? रिलेशन। ठीक है, अगला जो पॉइंट है उसमें कहा है कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बी पार्ट है, बी पार्ट कि आर रिलेशन है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स व वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो ये बताना है क्या स्वतुल्य है, क्या ये सम्मित है, क्या ये संक्रामक है रिलेशन। तो देखिए बच्चे, ये कुछ एक जैसा ही नहीं हो गया जो मैंने अभी कराया था। एक ही मोहल्ले में रहते हैं या एक ही जगह काम करते हैं, बात तो एक ही होगी ना लगभग लगभग। कुछ कुछ बस वहाँ काम करने की थी या रहने की है, चीज़ तो एक ही, मतलब तरीका तो एक ही रहा ना। तो देखिए समझिए, सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य के लिए। चीज़ों को समझना, ठीक है। स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य में क्या करेंगे भाई? किसी भी जो है एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ वही होना चाहिए जो हमें दे रखा है। तो रिलेशन क्या है? एक ही मोहल्ले में रहना, एक ही मोहल्ले में रहना, यही रिलेशन है। इसी पर हमें फोकस करना है। तो देखिए बच्चों, एक्स कॉमा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो अब देखिए, कोई व्यक्ति है, स्वतुल्य की बात कर रहे हैं, स्वतुल्य के लिए एक एलिमेंट की बात की जाती है और उसका उसी के साथ रिलेशन चेक किया जाता है। क्लियर? तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी मोहल्ले में रह रहा है, तो वो व्यक्ति खुद कहाँ रह रहा होगा? तो भाई वो व्यक्ति खुद भी तो उसी मोहल्ले में रह रहा होगा। अगर एक्स किसी मोहल्ले में रहता है, तो एक्स कहाँ रहता होगा? उसी मोहल्ले में रहता होगा। एक्स कौन है? वही व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को समझ में आ रहा है ना? अगर मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं, तो अगर मैं ये पूछूं आप कहाँ रहते हैं, तो भाई अपने घर में ही रहते हैं। क्लियर ना? उसी घर में रहते हैं जहाँ भी हम बात कर रहे थे। तो एक्स जिस मोहल्ले में रहता है वहीं एक्स भी रहता है। कौन? वही रहता है। नहीं तो खुद के साथ आर रिलेशन है या नहीं है? खुद के साथ चेक करना है भाई। स्वतुल्य में क्या करना है? खुद के साथ। एक्स जिस मोहल्ले में रहता है उसी मोहल्ले में एक्स रहता है, तो खुद के साथ आर रिलेशन है। क्लियर ना? क्या लिखेंगे? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं एक्स जिस मोहल्ले में रहता है तो एक्स कॉमा एक्स भी उसी मोहल्ले में रहता होगा, क्योंकि एक्स कॉमा एक्स वही व्यक्ति है एक्स। क्लियर? तो यहां लिख देंगे एक्स जिस मोहल्ले में रहता है, एक्स कॉमा एक्स भी उसी मोहल्ले में रहता है। ठीक है, ये लैंग्वेज आप लिख भी सकते हैं, जरूरी भी नहीं है, सिर्फ वही काफी है। ठीक है, अब बात करेंगे सम्मित की। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, सम्मित की कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b कॉमा a belongs to r। इट मीन्स कि a कॉमा b जिस मोहल्ले में रहते हैं, a कॉमा b है वो किसी मोहल्ले में रहते हैं, तो फिर b कॉमा a कहाँ रहते होंगे? वो भी तो उसी मोहल्ले में रहते होंगे। क्रम ही तो बदल गया, मोहल्ला चेंज तो नहीं हो गया ना। क्लियर ना? तो बस अगर x और y किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, कोई मोहल्ला है मान लीजिए m, x और y m मोहल्ले में रह रहे हैं, तो y और x भी तो उसी मोहल्ले में रह रहे होंगे भाई।
भाई कोई राम है और श्याम है, राम और श्याम है, वो किसी एक्स मोहल्ले में रह रहे हैं, तो श्याम और राम कहाँ रह रहे होंगे? उसी मोहल्ले में रह रहे होंगे भाई, क्लियर ना, उसी मोहल्ले में होंगे बस। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट वाई कॉमा एक्स भी बिलोंग्स टू आर, होगा नहीं होगा? क्योंकि रिलेशन क्या है? एक ही मोहल्ले में रहना, क्लियर। तो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अतः आर एक सममित संबंध है, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना। अगर आप और आपके दोस्त एक मोहल्ले में रह रहे हैं, तो आपके दोस्त और आप, उल्टा बोलना है। पहले मैंने बोला आप और आपके दोस्त, अब बोलना है आपके दोस्त और आपके आप, उल्टा करके बोलना है। तो आप और आपके दोस्त जिस गांव में रहते हैं, तो आपके दोस्त और आप कहाँ रहते होंगे? उसी गांव में रहते होंगे ना। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू बी आर। आर क्या है? एक रहना, रहना, ठीक है। तो लिख देंगे आप एक्स कॉमा वाई जिस मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई कॉमा एक्स भी उसी मोहल्ले में रहते होंगे, ठीक है। हिंदी में लिख दीजिएगा आप चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका आते हैं संक्रामक की बात करेंगे। संक्रामक में क्या होगा भैया? देखिए तीन लोग हैं ए बी सी, ए और बी किसी मोहल्ले में रहते हैं और बी और सी भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, तो ऑफकोर्स भाई ए और सी भी उसी मोहल्ले में रहते होंगे ना, क्लियर ना, चीजें क्लियर हो रही हैं, ऐसी हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिएगा। हम यहाँ पे तीन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई संक्रामक संबंध में तीन के बीच में रिलेशन बनाया जाता है, एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, जेड कॉमा एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड और एक्स कॉमा जेड, तीन होने चाहिए। संक्रामक के लिए तीनों का होना आवश्यक है, सम्मित के लिए दो का और संक्रामक के लिए एक का होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स और वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए तो बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि आर क्या है? एक मोहल्ले में रहना। तो एक्स और वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब एक्स और वाई आर से बिलोंग कर रहे हैं, और वाई कॉमा जेड भी बिलोंग्स टू आर है। इट मीन्स कि एक्स और वाई जिस मोहल्ले में रहते हैं, उसी मोहल्ले में वाई और जेड रहते हैं। तो इतना तो होना चाहिए पहले चेक करने के लिए, ये दो चीज तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम तीसरी चेक करेंगे। एक्स और वाई उसी मोहल्ले में रह रहे हैं, वाई और जेड उसी मोहल्ले में रह रहे हैं, तो सीधी सी बात है यार, एक्स और जेड भी तो उसी मोहल्ले में रह रहे होंगे या नहीं रह रहे होंगे? बिल्कुल, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अतः आर एक संक्रामक संबंध है या नहीं है? क्लियर ना? चलिए, तो ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सी पार्ट में क्या कहा है? एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। सी पार्ट में क्या कहा है? देखिए आर एक रिलेशन दे रखा है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है? 7 सेंटीमीटर लंबा, ये है रिलेशन, इस पर हमें फोकस करना है। रिलेशन है 7 सेंटीमीटर लंबा होना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सतुल्य की बात करते हैं। तो भाई कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेशन क्या? रिलेशन पर फोकस करना है, 7 सेंटीमीटर लंबा होना। तो सतुल्य में खुद के साथ संबंध चेक करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि कोई भी हो, क्या वो खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? क्या आप खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबे हैं? क्या नहीं हो सकते ना। तो फिर किसी एलिमेंट का खुद के साथ ही ये रिलेशन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता भाई। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी हो यार, एनीबॉडी, क्या वो खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? ऑफ कोर्स नहीं हो सकता यार। तो उसका उसी के साथ ये रिलेशन तो बिल्कुल नहीं बन सकता। क्लियर ना? समझ में आ रही है बात? कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। और रिलेशन क्या है? 7 सेंटीमीटर लंबा होना, इसीलिए हम लंबे की ही बात कर रहे हैं। तो कोई भी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए implies that x, x does not belongs to r। x जो है खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। इट मीन्स x का x के साथ रिलेशन नहीं बन सकता, ठीक है। यहाँ लिखेंगे r, अतः r स्वतुल्य संबंध नहीं है। r जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा
सममित संबंध। अब सममित की बात करेंगे, रिलेशन यही लेके आना है हर बार, जो कहा है प्रश्न में उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब ये बताइए ए भाई सममित की कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ओ सॉरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो अब आप चेक कीजिए कि भैया एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मान लीजिए एक्स रिलेशन क्या है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो भाई एक्स जो है वाई से 7 ज़्यादा है, तो क्या वाई एक्स से 7 ज़्यादा हो जाएगा? फिर ऑफ कोर्स नहीं हो सकता भाई, एक्स जो है वाई से 7 ज़्यादा है, मान लीजिए ये है वाई, तो ये हो गया यहाँ से मापें, ये तो हो गया वाई और ये हो गया एक्स। तो भाई जब एक्स जो है वाई से बड़ा है, एक्स जो है वाई से बड़ा है, तो क्या भैया वाई एक्स से बड़ा हो जाएगा? फिर ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। हम बड़ा ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रिलेशन में बड़े की कहा गया, लंबे की कहा गया लंबा। एक्स अगर वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो फिर क्या वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, छोटा होगा वो तो, बड़ा कहाँ होगा। ठीक है, अगर आप अपने भाई से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं तो क्या आपका भाई आपसे भी 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं। जब आप उससे 7 सेंटीमीटर लंबे हैं तो आपका भाई तो आपसे 7 सेंटीमीटर छोटा होगा ना, लंबा तो नहीं हो सकता। तो मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो है, यानी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तो है कि एक्स वाई से तो 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से तो 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। तो इट मीन्स कि एक्स कॉमा वाई तो बिलोंग कर रहा है आर से, ये रिलेशन, बट वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इंप्लाइज दैट वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है भैया, छोटा होगा वो तो। समझ पा रहे हैं ना बातों को? बस तो बस यहाँ पे ही लिख दीजिए, अतः आर ए सममित संबंध नहीं है। ठीक है भाई, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो फिर दूसरा पहले से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, वो तो छोटा होगा ना 7। तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तो है, बट y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स वी कैन से दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? अब इसके बाद तीसरा आएगा आपका संक्रामक। तो भाई संक्रामक की कंडीशन क्या है? देखिए संक्रामक में 3 लोगों का होना आवश्यक है, 3 चीजों का। अगर मैं ये कहूँ कि 3 है, एक्स वाई और जेड, एक्स जो है वाई से 7 लंबा है और वाई जेड से 7 लंबा है, तो क्या फिर एक्स जेड से 7 हो जाएगा? 7 नहीं 14 होगा। देखो देखो ध्यान समझिए, ये एक्स है, एक्स है, एक्स वाई से कितना है? देखो एक्स वाई से 7 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, और जो वाई है वो जेड से 7 ज़्यादा है। चीज़ों को समझना, जो एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है और वाई है वो जेड से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो क्या एक्स जेड से 7 ज़्यादा होगा? 7 कहाँ ज़्यादा होगा भैया? यहाँ से लेके यहाँ तक 7 और 7 14 हो गया। समझाने के लिए कह रहा हूँ, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो एक्स वाई से 7 ज़्यादा है, ठीक है, वाई जेड से 7 ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या एक्स जेड से भी 7 ज़्यादा होगा? नहीं होगा। मतलब कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तो है, वाई कॉमा जेड भी बिलोंग्स टू आर है, बट एक्स कॉमा जेड जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। क्लियर ना? एक्स अगर वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो फिर एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, 7 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, हमने मान लिया कि भाई एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बिलोंग कर रहा है आर से, और वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, हमने ये भी मान लिया कि भाई एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं, तो 14 होगा ना। ये वाई और ये वाई एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर लंबा होना कहा गया है, 7 सेंटीमीटर, बट जबकि एक्स वाई से 7 ज़्यादा है, वाई जेड से 7 ज़्यादा है, तो फिर एक्स तो जेड से 14 ज़्यादा हो जाएगा, 7 नहीं होगा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर कर रहा है। लिखेंगे अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। क्लियर ना? चलिए, तो इस तरीके से आपका ये भी खत्म हो गया।
अब आगे बढ़ेंगे और अगले को समझेंगे। तो चीज़ों को आपको समझना है, रटना नहीं है। आप रटेंगे तो समस्या आपके लिए खड़ी होगी। मैं आपको हर चीज़ को बहुत क्लियरिटी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो ये है कि भाई ये एक्स वाई की पत्नी है, जो इसका डी क्वेश्चन है। डी रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, वाई की पत्नी है। तो भाई एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिलेशन है। अब स्वतुल्य की अगर हम बात करें, स्वतुल्य में क्या होता है, ये जो रिलेशन दे रखा है ये खुद के साथ चेक करना है। तो एक्स वाई की पत्नी है, तो वाई की पत्नी है, ये पत्नी रिलेशन है। तो ये बताइए स्वतुल्य में क्या करते हैं, खुद के साथ रिलेशन बनाते हैं। तो क्या बताइए कोई भी खुद की पत्नी हो सकता है क्या? कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी औरत हो या कोई भी व्यक्ति कुछ भी हो, क्या वो खुद की पत्नी हो सकता है भैया? नहीं हो सकता यार। पत्नी तो दूसरे का हुआ जाता है, खुद का थोड़ी हुआ जाता है। कोई लेडी है, क्या वो खुद की पत्नी हो जाएगी? नहीं, वो तो किसी पुरुष की पत्नी हो सकती है। वो खुद की पत्नी कैसे हो जाएगी? खुद की पत्नी नहीं हो सकती, तो खुद के साथ रिलेशन नहीं है ना। खुद के साथ ये जो रिलेशन दे रखा है वो रिलेशन तो नहीं बनना ना। तो कोई भी वोमेन, कोई भी औरत खुद की पत्नी नहीं हो सकती, वो तो किसी जेंट्स की पत्नी होगी, लेकिन खुद की पत्नी नहीं हो सकती। कुल मिला के इतना तो क्लियर है, खुद का पत्नी तो कोई नहीं हो सकता ना। क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x belongs to A implies that x, x does not belongs to R। ठीक है, x belongs to R तो है, बट x, x does not belongs to R। तो इसका मतलब क्या है, R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, दूसरा सम्मित। सम्मित में कैसे चेक करेंगे, x बाई की पत्नी है, ठीक है, तो क्या बाई फिर x की पत्नी हो जाएगा? नहीं, वो तो पति होगा भाई। समझ पा रहे हैं ना आप? x जो है y की पत्नी है, तो बाई x की क्या होगी फिर? पति होगा। x बाई की पत्नी है, तो बाई x का क्या होगा? पति। लेकिन रिलेशन क्या है, पत्नी होना चाहिए। तो भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई भी पति पत्नी कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता ना। x अगर बाई की पत्नी है तो बाई x का पति होगा, ना कि पत्नी। तो x, y डज नॉट बिलोंग्स, x, y तो बिलोंग टू r है, बट y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। अतः r सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, संक्रामक आप हिंदी बना के लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि x y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं हो सकती है, ऐसे। ठीक है, अब संक्रामक में तीन चीज चाहिए, तीन चाहिए। मान लो x है, y है और z है। तो x जो है वो y की पत्नी है, तो भाई जब x जो है y की पत्नी है, x पत्नी है किसकी? y की, तो x क्या होगी? महिला, और y क्या होगा? पुरुष। तो सीधे ध्यान रखिएगा, x जो है y की पत्नी है, हम ये मार रहे हैं, तो x अगर पत्नी है तो महिला होगी, और y की पत्नी है तो y क्या होगा? पुरुष होगा। तो फिर x, y बिलोंग्स टू r तो है, y, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्योंकि जब x y की पत्नी है तो y z की पत्नी नहीं हो सकती है भाई। y तो पुरुष है, और z की पत्नी कैसे हो सकता है? पुरुष। पुरुष तो पति होता है, पत्नी कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना। समझ पा रहे हैं आप? तो x, y बिलोंग्स टू r तो है, y, z ही बिलोंग्स टू r नहीं है। और 1% हो भी जाता, वैसे हो नहीं सकता। x y की पत्नी है, y z की पत्नी है, तो ये इसकी पत्नी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r। भाई x y की पत्नी है, और y, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। हो ही नहीं सकता भाई। जब x y की पत्नी है तो y z की पत्नी कैसे हो जाएगी? वो तो पति होगा, वो भी x का। ठीक है, तो जब ई से बिलोंग नहीं करेगा तो इम्प्लाइज दैट जब x, y बिलोंग्स टू r कर रहा है, और y, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, y, z r से बिलोंग कर ही नहीं रहा है, तो फिर x, z तो वैसे भी नहीं करेगा, x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। लिख देंगे, अतः r एक संक्रामक संबंध
नहीं है। ये सब 3 कंडीशन चेक करनी है बार बार, ठीक है। तो ये आपका डी भी खत्म हो गया। अब एक लास्ट पार्ट और बचता है इसका, ई, एक्स वाई के पिता हैं, ई पार्ट। रिलेशन क्या दे रखा है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं, वाई के पिता हैं। तो भैया ध्यान दीजिएगा, रिलेशन क्या है, एक्स वाई का पिता है। तो बात करेंगे सबसे पहले स्वतुल्य के बारे में। स्वतुल्य, स्वतुल्य में क्या होता है, खुद के साथ आर रिलेशन बनाना पड़ता है। रिलेशन क्या है, पिता होना। रिलेशन क्या है, पिता होना। तो खुद के साथ रिलेशन बनाना है स्वतुल्य में। तो ये बताइए, कोई भी हो, क्या वो खुद का पिता हो सकता है? कोई भी पर्सन खुद का पिता कैसे हो सकता है भाई? नहीं हो सकता। कोई भी हो, चाहे वो खुद का पिता नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप समझ रहे होंगे, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। सममित, सममित में आ जाते हैं अब ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई का पिता है, ठीक है। मान लेते हैं भाई एक्स वाई का पिता होगा, तो फिर वाई एक्स का क्या होगा, बेटा। पिता तो नहीं हो सकता ना, लेकिन रिलेशन क्या है, पिता का होना। तो सीधी सी बात है, ये भी आप समझ गए। अगर एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का बेटा होगा, ना कि पिता होगा। फिर तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू तो आर है, बट वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। पिता नहीं हो सकता वाई एक्स का, बेटा होगा। तो फॉर ऑल यहाँ लिखेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये हमने मान लिया कि एक्स वाई का पिता है, तो इम्प्लाइज दैट वाई कॉमा एक्स, क्या वाई एक्स का पिता होगा? फिर नहीं हो सकता, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। क्लियर? अब संक्रामक की बात कर लेते हैं भाई। आप समझ पा रहे होंगे सारी चीजों को, समझ में भी आ गया हो। संक्रामक में 3 चाहिए, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो। अब ये बोल रहे हैं एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है, और जो वाई है वो जेड का पिता है। क्लियर? हो सकता है भाई एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है, तो फिर एक्स जेड का क्या होगा, पिता हो सकता है क्या? नहीं भाई, एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है, तो ये कौन हो गए? ये तो हो गए भाई दादाजी, दादाजी, और ये हो गए पिताजी, और ये हो गए पुत्र जी। अब आप मुझे बता दीजिए, ये x जो है y का क्या है, x y का पिता है और y x का पिता है, तो फिर x z का कौन हो गया? फिर x z का दादा हो गया। क्या हो गया? दादा। समझ में आ रही नहीं आ रही? एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप या मान लीजिए आपके फादर हैं, पर्सनल मत लेना भाई, समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। एक व्यक्ति है या फिर आपके पिताजी हैं, ठीक है। आपके पिताजी जो है, आपके पिताजी या फिर आपके दादाजी हैं, ठीक, पर्सनल मत लेना, फिर बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी के बेटे कौन है? आपके पापा जी, और आपके पापा जी के बेटे कौन है? आप। तो फिर क्या आपके दादाजी आपके पिताजी नहीं हो सकते? क्या होंगे? दादा होंगे। वो तो सीधी सी बात है, समझ पा रहे हैं ना बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई कि फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। भाई एक्स वाई का पिता है, ठीक है, वाई जेड का पिता है, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट एक्स जेड का पिता नहीं हो सकता, दादा होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। इस तरीके से ये पहले पार्ट में 5 सवाल दिए थे और पहले के 5 में भी फिर और 5 सवाल थे, तो कुल मिला के आज 6 सवाल हो गए तरीके से। ये 5 सवाल थे भाई, एक सवाल मत समझना ऐसे, और एक पिछला। तो इस तरीके से पहला आपका पार्ट खत्म होता है। पहले में 5 सवाल थे और उसके अंदर भी और 5 सवाल थे, कुल मिला 10 सवाल थे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। और अपने जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास उनको ये बात बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।